हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा हम फंडामेंटल ड्यूटीज भी देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है और ये आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। इसके पहले मैंने 2 क्लासेस अपलोड की हैं जहां पे मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है। इसके बाद मैंने आपको पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया है जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है और जिसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के सारे आर्टिकल थे। तो आज हम यहाँ पे जब पार्ट 4 कवर करेंगे तो इसके आगे के आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक के सारे आर्टिकल्स इसमें कवर करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि कैसे हम इन सारे आर्टिकल्स को याद करें। तो इन सभी आर्टिकल्स को याद करने की ट्रिक की जो वीडियो है इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, आप जा करके दोनों वीडियो देख सकते हैं। डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स हैं इसका वीडियो 14 मिनट्स का है और इसका 4 मिनट समथिंग सेकेंड यहाँ पे होगा फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की तो ये होते हैं निगेटिव इन नेचर। अब निगेटिव का क्या मतलब होता है, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, यानी कि ये किसी चीज़ को करने के लिए मना करते हैं। इस वजह से ये निगेटिव इन नेचर होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की तो ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। अब पॉजिटिव का क्या मतलब, पॉजिटिव का ये मतलब होता है कि ये स्टेट को कहते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट को कोई काम करने के लिए बोला जा रहा है तो इस वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टेट को रोका जाता है उनकी अनलिमिटेड पावर को, तो इस वजह से ये निगेटिव इन नेचर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिशिएबल होते हैं, यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं जहाँ पे रिट्स इशू किया जाता है, जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि आर्टिकल 32 में दिया गया है कि रिट्स इशू किया जाएगा अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। वहीं पर जो डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि गवर्नमेंट इसको फॉलो करे या ना करे इसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका एम होता है कि ये कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करें और सभी को गारंटी करें इक्वलिटी, लिबर्टी, रिलीजियस फ्रीडम एंड कल्चरल राइट्स। वहीं पर डीपीएसपी को अगर हम देखें तो इनका एम होता है कि ये कंट्री में सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करें। नेक्स्ट यहाँ पे है फंडामेंटल राइट्स हैव लीगल सैंक्शन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं इनके पास लीगल सैंक्शन है। अब लीगल सैंक्शन का क्या मतलब, तो इसका ये मतलब होता है कि ये लॉ के तरीके से काम करते हैं, यानी अगर आपने इसको वायलेट किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। वहीं पर अगर हम देखें डीपीएसपी को तो ये मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं, यानी कि स्टेट चाहे तो वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगला डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये किसी इंडिविजुअल की वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, इसी वजह से ये पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं। इसके अपोजिट ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट किसी भी डीपीएसपी को फॉलो करती है तो उसका जो फायदा है वो पूरी कम्युनिटी को होगा। नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस इनमें ये आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन, दे आर ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को अगर इम्प्लीमेंट कराना है तो इसके लिए किसी भी लॉ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्सिएबल होते हैं। वहीं पर अगर हम डीपीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी किसी न किसी कानून के थ्रू आप इसको मनवा सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप सबने पढ़ा होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 में। अब वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना या फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, तो ये एक तरीके का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, लेकिन वो इन्फोर्सिएबल नहीं होता है। अगर उसको इम्प्लीमेंट कराना है तो इसके लिए अलग से कानून बनाना पड़ता है। लास्ट डिफरेंस यहाँ पे ये आता है कि फंडामेंटल राइट के अपोजिट अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है, यानी कि अगर कोई ऐसा लॉ बनाया गया है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो कोर्ट उस लॉ को यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो इसको वायलेट करने वाला अगर कोई भी लॉ बनाया गया है तो कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में यही डिफरेंस होता है। फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। वहीं पर डीपीएसपी जो होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आते हैं और आर्टिकल इनका होता है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा क्लासिफाई नहीं किया गया था, केवल पढ़ने की सुविधा की वजह से इसको क्लासिफाई किया गया है। और वो कौन कौन से हैं? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में। तो यहाँ पे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जो कि ये कहते हैं कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, लोगों को लिविंग वेजेस मिलने चाहिए और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा डिसेंट होना चाहिए। यानी जो भी वर्कर्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ डिसेंट हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनको लिविंग वेजेस मिले। तो ये सारे होते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। इसके बाद यहाँ पे है गांधीयन प्रिंसिपल। इसमें वो सारे आर्टिकल्स आते हैं जो कि ये बात करते हैं कि हमें रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करना है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना। यानी कि जहाँ पे रूरल डेवलपमेंट की बात आती है, विलेज पंचायत की बात आती है, वहाँ पे ये वाले आर्टिकल्स अप्लाई होते हैं। तो इस वजह से इनको एक कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इसमें वो सारे आर्टिकल्स रखे जाते हैं जो कि फोकस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स एंड लिबर्टीज पर। इसके अलावा सिविल कोड से रिलेटेड सारी चीज़ें, एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आती हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पे। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। इसके बाद आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी हैं। यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि डीपीएसपी पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक होता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि हमने ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये कहाँ से लिया है। तो हमने डीपीएसपी को लिया है आयरलैंड से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आयरलैंड ने कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, तो इन्होंने स्पेन से लिया था। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि ये जो डीपीएसपी होते हैं ये गाइडलाइंस होते हैं स्टेट के लिए। यानी स्टेट अगर कोई भी लॉ बना रही है तो ये सारे गाइडलाइन वो ध्यान में रख सकते हैं, जिससे कि उनके लोगों का और भी ज़्यादा वेलफेयर हो। और ये होते हैं मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। इस स्टेटमेंट में ये पूछा गया था एक बार, तो इसको ध्यान रखिएगा कि डीपीएसपी जो होते हैं ये मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं, यानी कि स्टेट अगर चाहे तो उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिजेंबल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि ये जो डीपीएसपी हैं ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह लगते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिए हुए थे। अब उस टाइम पे क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल्स होते थे या वायसराय होते थे उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि आप ये सारे काम करेंगे। तो सेम डीपीएसपी भी उसी की तरह लगता है। इसके बाद आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि डीपीएसपी के बारे में किसने क्या कहा था। अब यहाँ पे ये जो पहला वाला है ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये दोनों अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो ये जो डीपीएसपी होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नॉवेल फीचर होते हैं, ये कहा था BR अम्बेडकर जी ने। और डीपीएसपी को कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था ग्रीनवेल ऑस्टिन ने। इसके अलावा डीपीएसपी को लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था LM सिंघवी जी ने। तो ये संस्कृत स्कॉलर थे, इन्होंने कहा कि डीपीएसपी जो है वो लाइफ गिविंग प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये 3 जो कमेंट्स हैं डीपीएसपी के बारे में
इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और ये वाला तो CGL CHSL सब में बहुत बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे हमने DPSP के बारे में सारी बेसिक चीजें कवर की हैं। अब हम इसके बाद 1 बाय 1 आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। DPSP स्टार्ट होता है आर्टिकल 36 से और एंड होता है आर्टिकल 51 पर। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 36 है ये क्या कहता है, तो ये स्टेट की डिफिनीशन बताता है। और यहाँ पे स्टेट की डिफिनीशन नहीं लिखी गई, यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट की डिफिनीशन वही होगी जो कि आर्टिकल 12 में दी गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 37। इसमें कहा गया है कि जो DPSP होते हैं ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड वहां पे ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि आर्टिकल 37 में इसके नेचर के बारे में चीजें बताई गई हैं और इसका नेचर कैसा है, तो ये नॉन जस्टिशिएबल है। तो इसी वजह से लिखा गया है कि आर्टिकल 37 में इसको नॉन जस्टिशिएबल कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम मूव करते हैं आर्टिकल 38 पर। आर्टिकल 38 कहता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल को आप बढ़ावा देंगे, यानी कि स्टेट को यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 39। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। कुछ का मतलब कितने प्रिंसिपल, 6 प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको आप याद रख पाएंगे LDC PHC से, यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क है जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर में काम कर रहा है। तो ये ट्रिक हमने डिस्कस की है अलग वीडियो में, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल 39A है इसको ऐड किया जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। तो इसमें कहा जाता है कि फ्री लीगल एड देना है जो पुअर हैं। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे एड है, इससे आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 40 में बात की गई है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे याद रख पाएंगे कि ये जो ओ है ये ऑर्गेनाइजेशन की तरह है और 4 लोग मिलेंगे तो क्या करेंगे, पंचायत ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है कि ये सारे आर्टिकल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 41 की। यहाँ पे दिया गया है राइट टू वर्क। तो इसको मैंने आपको याद कराया था कि 1 से आप याद रखेंगे सन, और जब सनराइज होता है तो सब काम करने जाते हैं, यानी कि राइट टू वर्क दिया गया है आर्टिकल 41 में। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 42 है और इसमें बात की गई है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क की। इसके अलावा मैटरनिटी रिलीफ एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आर्टिकल 42 में ही कवर होता है। अब यहाँ पे जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन का क्या मतलब है कि जो भी सारे वर्कर्स हैं तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका कंडीशन जस्ट एंड ह्यूमन होना चाहिए। और जो भी प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह करती हैं तो उनको यहाँ पे छुट्टी मिलती है, लीव मिलती है, मातृत्व अवकाश मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 42 में दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 43 और ये बात करता है लिविंग वेजेस टू द वर्कर्स की, यानी कि जो भी वर्कर्स हैं उनको लिविंग वेजेस मिलने चाहिए। अब ये लिविंग वेजेस क्या होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कॉस्ट के हिसाब से वेजेस उनको दिया जाना है। जैसे कि कोई भी ऐसा वर्कर है जो बहुत ही बड़े शहर में काम कर रहा है तो वहाँ पे उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, तो उसी हिसाब से उनको वेजेस दिए जाएंगे। SSC की जब आपकी जॉब लगती है तो वहाँ पे भी X, Y और Z सिटीज़ होती हैं। X सिटी में सैलरी अलग होती है, Y में अलग होती है और Z में अलग होती है थोड़ी सी, तो ये डिफरेंस आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 43A, इसको भी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था और ये बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री को मैनेज करने में पार्टिसिपेशन कराइए आप वर्कर्स का भी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आर्टिकल 44, यहाँ पे 4 और 4 सेम है। तो इसमें दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि इंडिया में जो लोग भी रह रहे हैं उनके लिए एक कानून होना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 44 बात करता है। इसके अलावा आर्टिकल 45 जो है 5 से आप याद रखेंगे लाइव, यानी लाइव आकर के आप क्लास लेते हैं ना, एजुकेशन। तो आर्टिकल 45 में बात की गई है कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के बारे में जो भी बच्चे 6 साल से कम की एज के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आर्टिकल 46 यानी कि S आप याद रखेंगे। तो जो SC ST हैं या फिर वीकर सेक्शन हैं उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट करना है, ये दिया गया है आर्टिकल 46 में।
नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 47। 7 से आप याद रखेंगे हेवन, यानी कि जो स्वर्ग होता है वहाँ पे तो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। यानी कि 47 वाला जो आर्टिकल है यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करे, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करें एंड न्यूट्रिशन को। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 48। इसमें कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आपको ये वाला याद रखना है कि एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48A को जोड़ा गया था अमेंडमेंट एक्ट से। किसके द्वारा जोड़ा गया था इसको भी अभी हम देखेंगे। इसमें बात की गई है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की, फॉरेस्ट की एंड वाइल्ड लाइफ की। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 49। 9 से आपको याद रखना है शाइन। तो जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो शाइन करते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 49 में। इसके अलावा जो आर्टिकल 50 है, तो 50 आप याद रखेंगे कि 50 का मतलब होता है हाफ हाफ। तो यहाँ पे कुछ हाफ हो रहा है, कुछ सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे दिया गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो DPSP है वो है आर्टिकल 51, और यहाँ पे बात की गई है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध और शांति को बनाए रखना है। अब यहाँ पे ये जो 1 है ये आई की तरह है, तो यानी कि इंटरनेशनल पीस यहाँ पे दिया हुआ है। DPSP के आर्टिकल्स कवर करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें अब तक कौन कौन से अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, क्योंकि इस बार SSC CGL 2024 टियर 1 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। इसके द्वारा 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किए गए थे। तो ये पूछा गया था इस बार के एग्जाम में कि कितने DPSP को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 4 ऐड किए गए थे। कौन कौन से? आर्टिकल 39, 39A, 43A एंड 48A। इसके अलावा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1978 में। इसके द्वारा आर्टिकल 38 में जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसमें एक प्रिंसिपल और ऐड किया जाता है, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि स्टेटस है, इनकम है, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी है, इसमें जो इनइक्वालिटीज़ है उसको कम करना, ये प्रिंसिपल एक्स्ट्रा ऐड किया गया था आर्टिकल 38 के अंडर में। इसके बाद आता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और इसके द्वारा तीनों चीज़ में चेंजेस किए जाते हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में, DPSP में एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। इसी के द्वारा आर्टिकल 21A जो कि फंडामेंटल राइट है इसको ऐड किया जाता है, और ये है राइट टू एजुकेशन। इसके अलावा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 45 है, जहाँ पे अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है, इसमें भी चेंजेस किए जाते हैं। और एक फंडामेंटल ड्यूटी है लास्ट वाली, जो कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, उसको भी इसी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया जाता है। और लास्ट में यहाँ पे आपको याद रखना है कि 97th अमेंडमेंट एक्ट आता है 2011 में, और इसके द्वारा आर्टिकल 43B को ऐड किया जाता है, जो कि बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। DPSP से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब इसके बाद आपको देखना है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज से आपको याद रखना है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आता है। ओरिजिनली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, उसके द्वारा इसको ऐड किया गया था। अगर आपसे पूछे कि किसके रिकमेंडेशन पे इसको ऐड किया गया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको ऐड किया गया था। इसको लिया गया था USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था CHSL वाले कि ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, इन्होंने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रेकमेंड किया था। तो इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटी को रेकमेंड किया था, लेकिन ऐड की गई थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और जो 11th वाली फंडामेंटल ड्यूटी है उसको ऐड किया गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो बेसिक हैं, और इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम पर्टिकुलर जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसको याद रखने की ट्रिक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने वीडियो शेयर किया है, उसको देख लीजिएगा, या फिर आप मेरे ओल्डेस्ट वीडियो में जा करके इसको देख पाएंगे।
एग्जाम में पर्टिकुलर आर्टिकल्स पूछे जाते हैं कि ये वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये किस में है, तो ABCD से करके K तक है, यानी कि 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनके लिए अलग अलग आर्टिकल हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आर्टिकल A से। अब ये जो A वाला आर्टिकल है इसको आप याद रख पाएंगे अबाइड से, यानी कि हमें क्या करना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, इसके आइडियल्स की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग इन सबको रिस्पेक्ट करनी है, ये लिखा गया है A वाले में। यहाँ पे जो दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है इसको आप याद रख पाएंगे B से। B का मतलब भगत सिंह, यानी कि जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल किया उनके नोबल आइडियाज़ को चेरिश करना है एंड फॉलो करना है। इसके बाद थर्ड वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको आप याद रखेंगे C से। C यानी कि सुई, SUI, यानी कि हमें अपने कंट्री के सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, बचा करके रखना है, ये इसमें लिखा गया है। फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी आप याद रख पाएंगे D से। D का मतलब होता है डिफेंड, यानी कि हमें अपने कंट्री को बचाना होगा, डिफेंड करना होगा जब हमें बुलाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है E से आप याद रख पाएंगे इमोशन, और ये फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कॉमन ब्रदरहुड का जो इमोशन है, जो फीलिंग है, इसको प्रमोट करना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि वो प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी है जो कि विमेंस की डिग्निटी के लिए खराब है, डेरोगेटरी हैं, तो ये चीज़ भी इसी में कवर होती है। तो इसको भी आप ऐसे ही याद रख लीजिए कि विमेंस की डिग्निटी जो होती है उनसे उनका इमोशन जुड़ा होता है, तो वो प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी है। E से आप इसको याद रख पाएंगे। इसके अलावा F से आपको याद रखना है फोर्थ। अब ये सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी है और F जो है वो सिक्स्थ नंबर पे आता है। तो फोर्थ से आप याद रख पाएंगे कि जो हमारे नेशनल हेरिटेज की चीज़ें हैं, जो हमारा कल्चर है, इसको आपको प्रिजर्व करना है, यानी कि बचा करके रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी। सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी को आप G से याद रखेंगे। G का मतलब ग्रीन इंडिया, यानी कि इंडिया को हरा भरा रखना है। इसका मतलब कि हमारा जो कंट्री है इसके नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, यानी कि इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए नेचुरल एनवायरनमेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पे एट्थ फंडामेंटल ड्यूटी आती है जो कि H से है। H से आप याद रखेंगे ह्यूमैनिज्म, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमैनिज्म की स्पिरिट होनी चाहिए आप में, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको आप I से याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपको एक कोट याद आ रहा होगा, एन आई फॉर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि एक आंख के बदले अगर सभी लोग एक आंख निकालने लग गए तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करेंगे और वायलेंस नहीं करेंगे, यानी कि हिंसा आपको नहीं करना है, ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अलावा यहाँ पे ये वाला जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है इसको आप याद रखेंगे J से। रविंद्र जडेजा जो है वो एक्सीलेंट है, यानी कि आपको भी अपने लाइफ के हर स्फीयर में एक्सीलेंट बनने का प्रयास करना है, और जब आप एक्सीलेंट होंगे, आप अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव करेंगे, तो हमारा जो नेशन है, हमारा जो कंट्री है, ये भी बहुत सारे अचीवमेंट कर पाएगा। यहाँ तक केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको आपको याद रखना है K से। K का मतलब होता है नॉलेज। तो इसमें दिया गया है कि चाइल्ड को एजुकेट करना है, ये उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है। ये है 11th फंडामेंटल ड्यूटी, और इसमें यही कहा गया है कि गार्जियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं जो कि 6 से 14 साल तक के हैं। तो ये सारे थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे हमने DPSP भी कवर किया एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कवर किया। इसके अलावा 3 आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स के थे, जो मैंने आपको लास्ट में कवर नहीं कराए थे, उसको भी हमें देखना है। फंडामेंटल राइट्स की जब मैंने क्लास ली थी तो वहाँ पे आपको केवल आर्टिकल 32 तक ही पढ़ाया था, आर्टिकल 33, 34 एंड 35 रह गया था। तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में मैंने देखा इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 33 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब ये जो आर्टिकल 33 है ये फंडामेंटल राइट में ही आता है, और इसमें ये कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्म्ड पर्सनल हैं, उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है।
पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन द एप्लीकेशन टू फोर्सेस। यानी कि इस पार्ट, अब यहाँ पे कौन से पार्ट की बात की गई है? पार्ट 3 की। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है, इसके द्वारा जो भी राइट्स मिले हैं आर्म्ड फोर्सेस को, उनको पार्लियामेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ऐसा बोलता है आर्टिकल 33। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 34 और यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हमारे कंट्री के किसी भी एरिया में किसी भी पार्ट में मार्शल लॉ लगा है, यानी कि मिलिट्री रूल लगा है, तो वहाँ के लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आई थिंक CHSL का एग्जाम था और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ऐसा किस आर्टिकल में दिया गया है? तो वो दिया गया है आर्टिकल 33 में। इसके अलावा 34 ये कहता है कि जहाँ पे मार्शल लॉ लगा है वहाँ के लोगों का जो राइट है फंडामेंटल, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। लास्ट जो फंडामेंटल राइट्स है वो है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट देने के लिए लॉ बना सकती हैं, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी कि यहाँ पे पार्ट 3 की ही बात हो रही है। इसके अलावा लास्ट में आपको ये बहुत अच्छे से रट लेना है, बहुत अच्छे से, कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि केवल इंडियन सिटीजन को ही मिले हैं, फॉरेनर्स को नहीं मिले हैं। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आपको याद करना है 15, 16, 19, 29, 30। इसको 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये जो आर्टिकल्स हैं ये केवल और केवल इंडियन सिटीजन को मिले हैं, किसी भी फॉरेनर्स को नहीं। ये थी आज की वीडियो और यहाँ पे हमने DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर किया और इसके अलावा फंडामेंटल राइट से 3 आर्टिकल रह गए थे, उसको भी हमने यहाँ पे देखा है। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।